Hello, good morning, students. How are you? I hope that all of you are doing well and are preparing very well for your board examinations, isn't it? Students, I am Rupa Burman, and today we will do a detailed revision of Geography Chapter 4 Agriculture. So let's start. Student, first of all, we will know what is the meaning of agriculture. This is the basic question. और basic question है जो आपने पिछली अपनी क्लास में भी पढ़ा होगा. As you must read in your previous class कि agriculture is made up of two words, agri and culture. Agriculture दो शब्द से बने हैं, agri और culture, and these are the Latin words comes from the Greek language. Okay, the agri means field and culture means cultivation. Agri का मतलब होता है field और culture का मतलब होता है cultivation, यानी किसी plot में cultivation करना, that is called agriculture. In other word, you can say like that कि cultivating a piece of land or planting and growing food plant on it. Other, you can also say in other words like agriculture describes the practice of growing crops or raising animals. केवल growing crops को ही agriculture नहीं बोलते, ठीक है? पशुपालन यानी पशु को जो हम पालते हैं खेती के साथ साथ, किसान जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी, है ना, भेड़, तो ये सारी चीजें भी एक साथ एग्रीकल्चर की ही कैटेगरी में आती है, ठीक है? तो इन सबको हम मिलाकर एग्रीकल्चर कह सकते हैं. So we can also say like that कि agriculture describes the practice of growing crops or raising animals. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अपने बुक से हम थोड़ली आगे बढ़ते हैं. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. देखिए यहाँ कहा गया है कि इंडिया जो है हमारा एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है, यानी इंडिया में एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया जो है वो गाँव का देश कहा जाता है. हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और काफी एंशियंट टाइम से ही हमारा इंडिया एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन यानी अराउंड 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना. हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है, जो हमें रेवेन्यू आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो मोस्टली जो ज्यादातर है एग्रीकल्चर के ही से ही एक्सपोर्ट करके हमारे कंट्री को पैसे आते हैं. तो ये फीचर्स हैं जो आप याद कर सकते हैं. अगर कोई बोले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो यू कैन से लाइक दैट कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. हम जो भी चीजें खाते हैं उसमें से ज्यादातर मैक्सिमम चीजें जो एग्रीकल्चर से ही आती हैं. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. है ना. फूड ग्रेन तो हमारे लिए ये प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करता ही है हमारा एग्रीकल्चर. इसके अलावा रॉ मटेरियल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया में है उसके लिए रॉ मटेरियल भी. अब आप यहाँ जानेंगे कि रॉ मटेरियल होता है क्या, कच्चा माल जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल. तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है साइड में रेड पेन से कि रॉ मटेरियल हमारे शुगर केन आए, वुड पल्प आया, कॉटन आया, जूट फाइबर, मिल्क, रबर, फूड ग्रेन्स, ठीक है. तो इतनी तरह की चीजें और भी चीजें जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, तो सारे रॉ मटेरियल है जो हम हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनको हम सप्लाई करते हैं डायरेक्ट फार्म से, ठीक है. तो हियर देयर इज अ क्वेश्चन कि कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. ऐसी कोई इंडस्ट्रीज का आप नाम जानते हैं जहाँ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल यूज होता है. तो यू कैन से लाइक दैट कि यस देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, है ना. देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री, दोज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. कौन कौन से इंडस्ट्रीज है? फर्स्ट हम शुगर केन जहाँ हम सप्लाई करते हैं वो शुगर केन इंडस्ट्री. वुड पल्प हम सप्लाई करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, तो यू कैन राइट पेपर इंडस्ट्री. कॉटन हम सप्लाई करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लिख सकते हैं. जूट फाइबर हम सप्लाई करते हैं जूट इंडस्ट्रीज में फॉर गनी बैग, कारपेट और मैट्स बनाने के लिए. मिल्क हम सप्लाई करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, दूध से बनने वाली जो भी चीजें हैं, है ना, पैकेज मिल्क है या आप पनीर, घी, बटर जो भी बनाने वाली कंपनी है वहाँ हम सप्लाई करते हैं. रबर इंडस्ट्री में रबर सप्लाई की जाती है, टायर बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. फूड ग्रेन्स हम फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या बेकरी इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं. तो ये इतने तरह की इंडस्ट्रीज के नाम आप लिख सकते हैं. क्या क्या लिख सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो मैंने कह ही दिया, डेयरी इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज,
फूड मैन्युफैक्चरिंग और डेयरी इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज। तो इतने तरह के इंडस्ट्रीज के नाम आप लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, वन मोर थिंग इज दैट कि मोरओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस विच आर आल्सो एक्सपोर्टेड। तो देखो, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो हमने ये क्रॉप के नाम बताया, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर की कंट्री में हम बेचते हैं, है ना, जिससे हमें बहुत रेवेन्यू आता है। कौन कौन सी चीजें हैं? टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में स्पाइसेस का। स्पाइसेस यानी मसाले, जो हम लौंग, इलायची, काली मिर्च, जो मसाले जो हम पैदा करते हो, तो सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। और इंडिया से ही यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में सप्लाई होती है, ठीक है। तो टी, कॉफी और स्पाइसेस ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर सप्लाई करते हैं। ये हमारे कमर्शियल फार्मिंग टाइप से, कमर्शियल के लिए यानी रेवेन्यू के लिए हम सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। टी में हमारा कंट्री सेकंड लार्जेस्ट है, अभी चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट है। पहले हमारा कंट्री ही था, लेकिन अभी चाइना आगे आ गया। कॉफी में भी हमारी रैंक काफी अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हुए, और ये हम कौन कौन सी चीजें हमारी जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनका यहाँ नाम है, जैसे हमें रेवेन्यू आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है ना, कितने तरह की फार्मिंग होती है हमारी कंट्री इंडिया। तो देखिए, फार्मिंग में हमने यहाँ पढ़ना है कि एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। यानी एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री की सबसे पुरानी इकोनॉमिक कंट्री है। इकोनॉमिक यानी पैसे। हमारी कंट्री को पैसा शुरू से, आज से 2000 5000 साल पहले भी हमारी जो कंट्री को रेवेन्यू पैसा आता था वो एग्रीकल्चर से ही आता था। हम यहाँ जो ग्रोन करते थे, जो क्रॉप्स थे, जो भी रॉ मटेरियल्स थे, हम दूसरी कंट्री में, इजिप्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज, है ना, मिस्र में, चाइना में, ना, तो इन सब जगह हम एक्सपोर्ट करते थे, और उससे पैसे हमारे कंट्री को आते थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय भी हमारे कंट्रीज से स्पाइसेस जाते थे दूसरी कंट्रीज में, कॉटन जाते थे। Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. तो देखिए, अभी जो है सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। हम पहले जो चीज़ें थी अब नहीं है। पहले हम पुरानी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, मैनुअली ही करते थे जो भी फार्मिंग। अभी जो है सब कुछ चेंज हो गया है, जस्ट बिकॉज कि फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अ, हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो अभी जो है हमारी कल्चर चेंज बदल गए हैं। तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल ट्रैक। फार्मिंग जो है, हमारी खेती बाड़ी जो है, पहले सबसिस्टेंस थी। सबसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने तक ही सीमित, कि हम अपनी फैमिली के लिए ही, परिवार वालों के लिए उगाते थे। अब कमर्शियल हो गई, अब हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। यहाँ जो दो वर्ड है, आपने देखा, यहाँ जो सेकंड वाला वर्ड है कमर्शियल। तो ठीक है, तो सबसिस्टेंस और कमर्शियल में क्या डिफरेंस है? सबसिस्टेंस यानी अपने खाने पीने के लिए उगाना, अपनी फैमिली के लिए। और कमर्शियल के इसके अलावा प्रॉफिट। सबसिस्टेंस में प्रॉफिट नहीं देखते थे। पुराने जमाने में जो लोग खेती करते थे, अपना स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते थे, उसमें उतना उगा लेते थे जिसमें अपने परिवार का पेट भर ले। लेकिन अभी जो है, जैसे बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ज़रूरतें, डिमांड बढ़ गई है लोगों की। तो हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में हम प्रॉफिट के लिए उगाते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। तो इंडिया में बहुत सारे फार्मिंग के सिस्टम है जो अभी चल रहे हैं, ठीक है। पहले जो था केवल सबसिस्टेंस था, इसके अलावा भी और भी फार्मिंग है जो हम आगे पढ़े। तो हमारा पहला जो है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। प्रिमिटिव क्या होता है? देखिए, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब कि हमारे जो है, प्रिमिटिव यानी मीन्स ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, है ना। प्रिमिटिव को आप कह सकते हैं मीन्स ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करे वैसी चीजें। और सबसिस्टेंस का मतलब है कि आपका सबसिस्टेंस भी वही है, मीन्स ऑफ सपोर्टिंग लाइफ है, ठीक है। तो प्रिमिटिव यानी कि हमारे, देखिए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है ना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम पुरानी जो भी टूल्स हैं, जैसे कि ड्रॉ है, हॉ, एक्स, कुदाल, फावड़ा, हल, जो भी डिगिंग स्टिक्स, इससे जो हम खेती करते हैं, इस चीज को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, जो एंशियंट टाइम में हमारे फार्मर्स करते थे। सबसिस्टेंस दैट मीन्स मीन्स ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। हमारे लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज क्या है? हमारा फूड है, भोजन है। तो हम केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए उगाते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, अ लिविंग।
तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। पॉकेट्स का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर पॉकेट्स का मतलब होता है कि स्मॉल डिस्ट्रिक्ट distinct area within a larger urban environment, है ना। लार्जर अर्बन इन्वायरमेंट में एक स्मॉल डिस्टिंक्ट एरिया होता है, उसको हम पॉकेट बोल सकते हैं। ठीक है। फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया मतलब ये अभी इंडिया में बहुत ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक how, daw and digging sticks and family community labor। तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती थी, एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, हर फार्मर के पास अपने एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड घर के सामने होते थे। तो उसमें वो जो भी अपने मैनुअली ये पुराने जो टूल्स होते थे उसको यूज करके अपने फैमिली मेंबर से, कोई अलग से कोई लेबर नहीं रखते थे, फैमिली या कोई रिलेटिव मिलकर अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपने खाने पीने का चीजें उगा लेते। This type of farming depends upon monsoon and naturally fertility of the soil and the suitability of other environment condition to crop growth। So this type of farming depends on monsoon। ये मानसून पे डिपेंड होती है कि जब मानसून आएगा, जब बारिश का सीजन आएगा अप्रैल मई जून, तब जो उससे जो पानी आएगा उससे ही जो खेती होगी वही इरिगेशन। मतलब अलग से कुछ वैसी व्यवस्था नहीं थी इरिगेशन के लिए। ठीक है, सिंचाई का साधन। ठीक है। तो ये टोटली मानसून पे डिपेंड थे, इसलिए कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो गई, ऐसा भी होता था, लॉस भी होता था फार्मर्स को बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए तो अपने साथ वो लाइव स्टॉक रखते थे कि अगर खेती बाड़ी खत्म हो गई तो हम कम से कम गाय भैंस का दूध बेचकर, मुर्गी के अंडे, सुअर का मांस, बकरी का मांस बेचकर तो पेट भर सकते हैं। तो इसलिए वो अपने साथ लाइव स्टॉक भी रखते थे। नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट कंडीशन टू क्रॉप ग्रोथ। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे ने सॉइल की जो अपनी फर्टिलिटी थी, जो न्यूट्रिएंट्स था उस पर डिपेंड करते थे। उस समय अलग से कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे। अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ से फार्मिंग होती है, जहाँ फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, मिट्टी की जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें ही वो उगाते हैं, उससे जितना भी जिस टाइप का भी क्रॉप उग जाए उससे ही वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। इट इज a slash and burn agriculture। Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family। तो इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश का मतलब क्या होता है, देखो स्लैश का मतलब होता है नाइफ या छुरी, ऐसी कुछ तेज धारदार वाली चीज से किसी चीज को काटना, दैट इज कॉल्ड स्लैश। और बर्न यानी जलाना। तो इस एग्रीकल्चर में क्या होता था, किसान मोस्टली, पहले के लोग जो होते थे, आजकल तो बहुत कम हो गया ऐसा, जंगलों में जाकर एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, उसको कोई तेज धार वाली चीज से झाड़ झंकाड़, छोटे छोटे पेड़ जो थे उनको काट देते थे और उनको वहीं जला देते थे। तो जलने से जो राख बनती थी, वो राख को मिट्टी में ही मिला देने से क्या होता था, थोड़ी सी वो राख एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करता था वो। फर्टिलाइजर यानी जो आपके नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता था। तो इस विधि के द्वारा झाड़ झंकार को काट कर, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं पिक्चर में, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को उसने क्लियर किया, जलाया, उसकी राख को ही मिट्टी में मिलाया, उसके बाद फिर उसको हल से जोत कर और उसके बाद उसमें बीज डाले। ठीक है। तो sustain their family। Okay। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear the fresh patch of land for cultivation। ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फर्टिलिटी यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता, जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई, जब फार्मर्स ने एक बार खेती कर ली साल में, एक लैंड में हम साल में 3 तरह की खेती कर सकते हैं, 3 तरह की खेती उन्होंने कर ली। अब उनको पता है कि अब मिट्टी की, सॉइल की जो फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो गई है, अब नहीं रही, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे हमारे क्रॉप ने खींच लिए। तो फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब फार्मर क्या करते थे, उस जगह को छोड़कर कोई दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ते थे, फ्रेश पैच ऑफ लैंड जहां पर वो फिर से अगले साल खेती कर सके। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो शिफ्टिंग थी, इससे क्या होता था, नेचुरली अपने आप जो है सॉइल की फर्टिलिटी फिर से आ जाती थी। हम अगर किसी जगह पर एक साल खेती करें, उस जगह को छोड़ दे करीब 1 या 2 साल के लिए, तो ऑटोमेटिक नेचुरली उसकी अपनी जो रिप्लेनिश यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी पावर है फिर से ग्रो हो जाती है। तो ये एंशंट लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि एक साल में एक लैंड में एक ही बार खेती की जा सकती है। अगर हम बार बार करेंगे तो मिट्टी की वो फर्टिलिटी, वो पावर नहीं रहेगी कि अच्छे जो क्रॉप उपजा पाए। तो उस पैचेस ऑफ लैंड को छोड़ देते थे और फिर के दूसरे पैचेस ऑफ लैंड में वो खेती करने के लिए चले जाते थे, और फिर वापस उसी पैचेस ऑफ लैंड में 2 साल के बाद आते थे, क्योंकि 2 साल के बाद मिट्टी अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है फिर से गेन कर लेती है। तो ये तरीका वो अपनाते थे। तो इस तरह की फार्मिंग को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है।
Through natural processes, land productivity in this type of agriculture is low, as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. लैंड की फर्टिलिटी कम होती थी क्योंकि फार्मर्स किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे, जिसको खाद बोलते हैं। जैसे आजकल नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूरिया यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, उनको नॉलेज नहीं थी तो यूज नहीं करते थे। या कोई मॉडर्न इनपुट्स, कोई टेक्निकल, कोई मशीन ऐसा जो फटाफट काम हो जाए, तो और कुछ ऐसा आर्टिफिशियल इरिगेशन भी नहीं था। ठीक है, कनाल के थ्रू, ट्यूबवेल, पंप, ऐसा कुछ था नहीं उस समय। तो ये सब यूज नहीं करते थे, इसलिए उनको पता था कि हर चीज को टाइम लगता है, मिट्टी को भी अगर हम टाइम दें तो उसकी फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाती है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो ये जो स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग है, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बहुत सारे नाम हैं। या हियर देयर इज अ क्वेश्चन, कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे कुछ फार्मिंग के नाम बता सकते हैं। तो यस, यू कैन से यस, वी कैन से कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन बाय मैनी नेम्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इस टाइप की फार्मिंग है बहुत, इंडिया में बहुत सारे नाम से जानते हो और विदेशों में भी। तो you can say it is a झूमिंग in northeastern states like असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसे झूमिंग कहते हैं। पैमलो इन मणिपुर, मणिपुर में से पैमलो कहते हैं। डिपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो पहले एमपी का पार्ट था, उसके बस्तर डिस्ट्रिक्ट में से डिपा कहते हैं। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इसे डिपा कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में इसके कौन कौन से नाम है। इंडिया में इसको झूमिंग, ठीक है, पैमलो और डिपा कहा जाता है। झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको। अब देखिए फॉरेन कंट्रीज में भी इसके अलग अलग तरह के नाम है, क्योंकि एंशियंट फार्मिंग है का मतलब ही है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले एंशियंट फार्मिंग ही होती थी, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। इंडिया में हमने तीन नाम जान लिए, झूमिंग है, डिपा है एंड पैमलो है। लेकिन अगर हम हमें पूछा जाए कि बियॉन्ड इंडिया, अगर फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की फार्मिंग को आप क्या कहते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, है ना, मैसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। तो ये सब कंट्रीज में इनके ये सब नाम है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश। देखो और भी नाम है इंडिया में इस टाइप की फार्मिंग को, स्लैश एंड बर्न की। बिवर और दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंटा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, पैमा डाबी और कुमन इन और ब्रिंगा इन उड़ीसा में, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स में, वलरे और वोल्तरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल इन हिमालयन बेल्ट में, एंड क्रुआ इन झारखंड, एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब हमने पहले ही पढ़ा। और झारखंड में जो है इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये नाम अभी के लिए तो जो है आपकी झूमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, बस इतना पार्ट जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फॉर बेसिक नॉलेज के लिए कि आगे अगर कोई आपको फर्दर एग्जाम देना है तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज अ पैराग्राफ। देखिए ये पैराग्राफ है, आजकल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस टाइप के पैराग्राफ आपको दे देगा, उससे रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, जो आपको करने होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट ऑफ दीपू इन असम। असम का एक दीपू डिस्ट्रिक्ट है ना। असम के एक दीपू डिस्ट्रिक्ट के एक आउटस्कर्ट विलेज में एक लड़की रिंजा रहती है। शी एंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। अपने फैमिली को हमेशा देखती है, कोई एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, स्लैश एंड बर्न करते हैं और वहाँ सीड थ्रो करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। शी ऑफन हेल्प्स देम इन इरिगेटिंग द फील्ड्स एंड वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कनाल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। है ना, अपने फैमिली को हेल्प भी करती है इरिगेशन। अब इरिगेशन कैसे करते हैं, एंशियंट पीपल लोग जो थे उधर के, अब ईस्टर्न साइड के लोग, वो बैम्बू, झरने के पानी को बैम्बू स्टिक से जोड़ जोड़ कर अपने खेत तक ले आते थे। बैम्बू स्टिक में आप जानते हैं एक पाइपलाइन लाइक होता है स्ट्रक्चर। तो बैम्बू स्टिक को एक दूसरे में जोड़कर झरने का पानी वो अपने करीब 1 किलोमीटर दूर तक के पानी, 1-2 किलोमीटर दूर अपने फार्म में ले आते थे। तो इस तरह से वो इरिगेशन करते थे। इसमें वो लड़की जो है अपनी फैमिली की हेल्प भी करती है। शी लव्स दिस सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये लड़की जो है इसे अपने आसपास का सराउंडिंग बहुत पसंद है, जहाँ उसके फैमिली खेती कर रही है।
बट ये लड़की को पता नहीं कि उसे बार बार अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना है। उसे नहीं पता है, he has no idea, she has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for fresh patch of land in the next season। उसे ये नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं कि उसकी फैमिली हर साल जो है वो एक नए लैंड के लिए सर्च क्यों करती है, फ्रेश पैच ऑफ लैंड के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग क्या होती है, सब कुछ उसे नहीं पता है। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। इससे रिलेटेड एक यहाँ दो क्वेश्चंस हैं कि कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिली इज एंगेज्ड इन। क्या आप ऐसे किसी फार्मिंग का नाम बता सकते हैं जो क्या आप ऐसे फार्मिंग का नाम बता सकते हैं, सॉरी, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिली इज एंगेज्ड इन। तो रिंजा की फैमिली जिस फार्मिंग को कर रही है उसका नाम बता सकते हैं, तो यस यू कैन से रिंजास फैमिली इज एंगेज्ड इन स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऐसे आप लिख सकते हो। योर सेकंड क्वेश्चन इज कि कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। ऐसे फार्मिंग में आप किस तरह का क्रॉप जो है वो ग्रोन कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप की फार्मिंग में हम बहुत तरह का क्रॉप ग्रोन कर सकते हैं। वीट है, बार्ली है, राइस हो गया, बीन्स हो गए, है ना। थोड़े थोड़े जैसे कि मिलेट्स हो गए, बाजरा हो गए, ज्वार हो गया, ये वाले अनाज जो है ये छोटी एरिया में भी जो ग्रोन होते हैं, इसमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे अनाज भी हम ग्रोन कर सकते हैं, मेज कर सकते हैं, बीन्स कर सकते हैं, बनाना भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप क्रॉप के नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, हमारी सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है। तो देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर obtaining हायर प्रोडक्शन। सो तो ये इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, कि इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉट ऑफ वर्क और केयर शॉर्ट पीरियड टाइम, कम समय में छोटे से एरिया में हम जब बहुत ज्यादा काम करते हैं उस एरिया को मतलब, और उस एरिया के लिए बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, किस चीज में, फार्मिंग में, क्रॉप प्रोडक्शन में, है ना। अब देखो क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, क्या है कि इसका एम होता है, एम डेट प्रोड्यूसिंग एज मच फूड एज पॉसिबल। इसका एम होता है कि एक छोटे से एरिया में हम इतना मेहनत करें, इतना केयर करें उस एरिया को कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो। मान लो उस एरिया से कभी 10 लोगों के का खाना पीना भोजन चलता है, तो अब 100 लोगों का ही भोजन निकल जाए उस एरिया से, स्मॉल पैच ऑफ लैंड से 100 लोगों का भी खाना हमें मिल जाए, पहले जहाँ 10 लोगों का ही मिलता था। ठीक है, तो इस टाइप की फार्मिंग, एक प्रेशर वाली फार्मिंग जो होती है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्यों ऐसा हो रहा है आजकल, आजकल देखिए कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, किसी किसान के पास मान लो 1 एकड़ की जमीन है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, 1 एकड़ जो है वो 4 बेटों में डिवाइड हो गया, तो लैंड टुकड़े टुकड़े में बट गया, छोटा हो गया। अब उस 4 बेटों के अगले फिर 4 बच्चे हो गए, तो वो फिर वो लैंड, छोटा लैंड फिर से और 4 टुकड़ों में बट गया। इसलिए लैंड के जो है वो धीरे धीरे, वो जो एरिया जो है वो घटता गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी किसी भी कंट्री में। हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सबसे मोस्टली इंडिया की तो सबसे ज्यादा। तो ऐसे में क्या होता है, हर इंसान के पास एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, बहुत छोटा लैंड बन जाता है, लेकिन प्रेशर बहुत है। छोटा लैंड है, उस छोटे लैंड में अपने परिवार को खिलाना है, अच्छा कुछ प्रॉफिट भी कमाना है। उसको ये भी है कि मैं परिवार को भी खिला लूँ और इस लैंड से कुछ मैं अनाज निकाल कर मैं 10-12 बोरी में बाहर बेच भी आऊँ। तो एक तरह का प्रेशर है। तो इस तरह का प्रेशर जो होता है उसको पूरा करने के लिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम बहुत हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट यूज करते हैं, हम अच्छे क्वालिटी की सीड्स जो है यूज करते हैं, ठीक है, जिसको HYV सीड्स भी कहते हैं। अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज करते हैं, आजकल तो किसानों को सरकार की तरफ से मुफ्त में अच्छे क्वालिटी के सीड्स उपलब्ध है। बहुत अच्छा इरिगेशन, कैनाल या ट्यूबवेल, पंप वेल के द्वारा हम पूरे, हम जितनी पानी चाहिए उतना उसको पानी इरिगेशन देते हैं। अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं कि हमारी फसल में कीड़े न लगे, हमारी फसल जो पहले नॉर्मली ग्रो करती थी अब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करें। तो ये सब चीजें हम करते हैं, तो उस छोटे से पैचेस ऑफ लैंड में ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उस प्रोडक्शन से हम अपना ही पेट भर लेते हैं, अपने परिवार का भी, और उससे हम कुछ प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग को बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन है, आपको देखना है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है,
वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा और बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों स्टेट में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर लैंड पे बहुत ज़्यादा है। तो ये आप तीन स्टेट का नाम यहाँ लिख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाउ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, the right of inheritance leading to a division of land among successive generations has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from their limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. ठीक है, तो अभी देखो हमने जो बताया कि राइट ऑफ, देखिए मैंने ये बताया कि एक फैमिली में अगर एक इंसान के चार बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड, उसके बाद फिर से चार बच्चा डिवाइड। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अभी देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स प्रॉपर्टी। ये क्या होता है कि पर्सन की प्रॉपर्टी, डेट, टाइटल, राइट्स जो भी हो, एंड ऑब्लिगेशंस टू अनदर पर्सन आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर देयर, उसके जो भी है उसके डेथ के बाद उसको जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस कि अगर किसी पर्सन के पास जो भी है लैंड है तो उसके डेथ के बाद उसके लैंड जो है वो अदर पर्सन में जो ट्रांसफर होता है लैंड प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो इंडिया में चलता ही है। तो इसके तहत जो है लैंड का साइज, जो एरिया छोटा होते जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है, देखिए, है ना। कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें कि हम जो भी उगाते हैं वो कमर्शियल, यानी कि बाहर बेचने के लिए उगाते हैं, है ना। जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा मेन मकसद होता है कि उससे हमें क्या है, पैसे कमाने। तो इसको हम कह सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स फॉर प्रॉफिट रेदर देन फॉर पर्सनल यूज। हम इसे पर्सनल यूज के लिए नहीं उगाते हैं, हम प्रॉफिट के लिए उगाते हैं। ठीक है, इसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, और लार्ज एरिया में और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। So the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. Example, high yielding variety HY seeds, chemical fertilizers, insecticide and pesticide in order to obtain higher productivity. ठीक है, the degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, कमर्शियल फार्मिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बहुत ज्यादा डोज में इनपुट्स यूज करते हैं, बायोकेमिकल मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो हम वो यूज करते हैं खेती के लिए। पहले हम मैनुअली बैल से, हल से, कुदाल से करते थे। अब जो है मॉडर्न इनपुट्स है, टेक्निकल ट्रैक्टर्स, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, फटाफट वो खेत जोत देते हैं, फटाफट वो मशीनें बीज बो देते हैं, है ना। ट्यूबवेल है, सरकार ने बड़े बड़े मल्टीपर्पज डैम बनाए हैं, उनसे कैनाल से जोड़ा है, उससे इरिगेशन बहुत अच्छी हो रही है। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड यूज करते हैं नॉर्मल सीड में, ये चीज से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइजर जो बहुत कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन दे। इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं जो प्लांट्स को किस तरह की कोई बीमारी नहीं हो, और पेस्टिसाइड्स यूज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे जब हम इन सब चीजों को यूज करते हैं उसके प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो प्रोडक्शन है हम बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा कंट्री का रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरह की फार्मिंग को हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अभी हम देखते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आप ऐसे किसी क्रॉप का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो वन रीजन के लिए कमर्शियल है लेकिन वो सबसिस्टेंस है अनदर रीजन। सबसे पहले हम जानेंगे कमर्शियल फार्मिंग के कौन कौन से क्रॉप है, पहले ये जान लीजिए। कमर्शियल फार्मिंग हम किस लिए इंडिया में करते हैं, टी का करते हैं, कॉफी का, रबर का, शुगर केन, बनाना, ये सारी फार्मिंग जो कमर्शियल यानी बाहर विदेशों में हम सप्लाई करते हैं। स्पाइसेस भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि देखिए, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट उड़ीसा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। अब देखिए ये इसको समझना है, इस बात को, इस टॉपिक को, और उस पर उसके बेस है यहाँ एग्जांपल कि कैन यू, क्वेश्चन है कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप विच में बी कमर्शियल। देखिए किस कोई एक क्रॉप किसी जगह के लिए कमर्शियल हो सकता है और दूसरी जगह के लिए सबसिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा गेहूं की खेती है। वहाँ के लोग तो आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा के लोग रोटी गेहूं बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि गेहूं जो है वहाँ का, उस एरिया का स्टेपल फूड हो गया। तो जो गेहूं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, रोटी बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो वहां पर अगर चावल का प्रोडक्शन होता है तो चावल तो लोग कम खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे, तो चावल को वो लोग कमर्शलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी वीट को एज अ हम
सबसिस्टेंस रखते हैं, और हम चावल, राइस और जो भी और चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम, मान लो वहाँ पर रबर भी हो रहा है, या वहाँ पर बाय मिस्टेक और भी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो वहाँ नहीं हो सकते थे, फिर भी बेहतर इरिगेशन या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण वहाँ और भी चीजें हम उपजा पा रहे हैं। तो वो चीजें जो है वो कमर्शलाइज हो जाती है, यानी कि दूसरे स्टेट में सप्लाई कर दी जाती हैं, आउट ऑफ द कंट्री सप्लाई कर दी जाती है। जैसे पंजाब में वीट जो है वो सबसिस्टेंस है कि वहाँ के लोग वीट ज्यादा खाते हैं, लेकिन राइस नहीं खाते हैं, तो राइस का अगर वहाँ प्रोडक्शन होता है तो वो दूसरे स्टेट में सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो कमर्शियल हो गया। उसी तरह से देखो, वेस्ट बंगाल, बिहार और सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखेंगे राइस ज्यादा लोग खाते हैं, वहाँ की स्टेपल फूड राइस है। तो राइस ज्यादा खाते हैं, लेकिन वहाँ वीट भी होता है, तो वीट को कमर्शलाइज कर देते हैं, राइस को एज अ सबसिस्टेंस, क्योंकि अपने खाने के लिए। और जो कमर्शलाइज वैसे चीजें करेंगे, जो चीज शुगर केन हो गया, राइस हो गया, जो वो ज्यादा यूज नहीं करते, तो उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप? तो राइस है, वीट है, शुगर है, शुगर केन है, और कॉटन है। ठीक है, तो राइस हमको पता है कि वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा, उड़ीसा के लोग ज्यादा राइस खाते हैं। तो अगर उस स्टेट में वीट होता है तो वो वीट उसके लिए कमर्शियल होगी, क्योंकि वीट खा नहीं रहे, वो सेल कर दे रहे हैं। अब वीट जो है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, राजस्थान, गुजरात में बहुत लोग खाते हैं। लेकिन अगर इस एरिया में चावल, अगर अच्छी इरिगेशन की व्यवस्था है, चावल हो रहा है, तो चावल को कमर्शलाइज करेंगे, चावल को सेल कर देंगे दूसरे स्टेट में। शुगर केन भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे क्यूबा है, ब्राजील है, शुगर केन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो शुगर केन को दूसरे कंट्रीज में सप्लाई कर देते हैं। कॉटन भी देखिए, अभी अमेरिकन कंट्रीज है, उनमें कॉटन में बहुत ज्यादा होता है, यूके में कॉटन। तो लेकिन कॉटन का सप्लाई, प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि दूसरे कंट्री में भी वो सप्लाई, तो ये चीजें उनके लिए कमर्शियल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांटेशन क्या होता है। ठीक है, प्लांटेशन ये क्या है? एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में ही प्लांटेशन फार्मिंग आती है। तो अभी देखेंगे प्लांटेशन क्या है। देखो, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सिंगल क्रॉप को ही लार्ज एरिया में ग्रोन करते हैं। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the all the produce is used as raw material in respective industries. ठीक है, तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े लार्ज एरिया में। सॉरी। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में जो मैं बता रही हूँ, कि प्लांटेशन फार्मिंग जो है ये कमर्शियल फार्मिंग के कैटेगरी में आता है। क्यों कमर्शियल होता है? क्योंकि ये लार्ज एरिया में किया जाता है, और ये बेसिकली हम एक्सपोर्ट के लिए ही करते हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है, इस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्लांटेशन हैज द इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये एग्रीकल्चर जो बेसिकली वो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है, तो एक तरह से इंटरफेस का काम करता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। कैपिटल यानी एक तरह से मनी। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? कि मनी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इस तरह की खेती को करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इंटेंसिव इनपुट, इंटेंसिव प्रेशर, बहुत सा इंटेंसिव इनपुट्स, यानी कि बायोकेमिकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। और जब हम बहुत ज़्यादा एरिया में, मतलब कि हम मान लो 25-30 एकड़ में किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, 50 एकड़ में किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपने एरिया के लेबर के अलावा भी माइग्रेंट भी लेबर, यानी बाहर से, माइग्रेंट का मतलब बाहर से अगर हम लेबर बुला रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से हमें लेबर बुलाने पड़ते हैं। जैसे कि असम में भी आप ले लो, असम के चाय बागान जो है, कितने, अब सैकड़ों एकड़ में चाय बागान फैले हुए हैं असम में, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ जो वर्कर्स है ज्यादातर बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, है ना, आंध्र प्रदेश से लेबर लोगों को बुला कर लाया जाता है, उनको 2-3 साल रखा जाता है, क्योंकि एक प्लांट जो है, ये प्लांटेशन फार्मिंग है, इसमें एक छोटे से प्लांट में जो है, प्लांट को बड़ा होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, और उसके बाद उसकी जो खेती होती है, तो इसको
सॉरी। हाँ, तो ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है उसमें जो है माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट का मतलब होता है बाहर से आए हुए, दूसरे स्टेट से आए हुए लेबर जो है यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत भारी तादाद में लेबर की जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है। और मजदूरों को एक 2-3 साल के लिए वहां रखा जाता है, क्योंकि प्लांट को बढ़ने में, जब प्लांट बड़ा होगा चाय का, तभी तो उससे आप पत्ते तोड़ेंगे। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर लेडीज वर्कर ही यहाँ पर होता है, देखिए, क्योंकि अब देखो लेडीज वर्कर क्यों रखे जाते हैं चाय की खेती में, चाय के प्लांटेशन में, क्योंकि औरतें जो है थोड़ी नाजुक, हर काम नाजुक सफाई से करती हैं। और जो पुरुष है, ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ा अपना बल लगाकर काम करते हैं। तो पत्तियां तोड़ने का काम है, और पत्तियों में भी ऊपर टिप वाले पत्तियां, जो ऊपर की पत्तियां, वो चाय की तोड़ी जाती है, इसलिए लेडीज को रखा जाता है कि लेडीज जो है मासूमियत से हल्के से वो पत्तियां तोड़े। और अगर पुरुष को रख दिया जाए, मैन को रख दिया जाए, तो पूरे जड़ से ही उखाड़ देंगे प्लांट, है ना, तेजी से काम करेंगे। तो इसलिए लेडीज को रखा जाता है चाय के बगानों में चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए। ठीक है, तो लेबर बहुत ज्यादा, और करीब 2-3 साल लग जाते हैं, कि प्लांट जब बड़ा होगा तब तो आप पत्तियां तोड़ेंगे, है ना, तो इसमें टाइम लगता है काफी। तो इसलिए लेबर भी बाहर से बुलाए जाते हैं, टाइम काफी ज्यादा लगता है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज इन द रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, जो भी प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री में तुरंत सप्लाई कर दिए जाते हैं। जैसे कि शुगर केन की जो खेती होती है, बनाना हो गया, तुरंत उसे इंडस्ट्री में पैकेजिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे, चाय की पत्तियां उसको बहुत ज्यादा देर तोड़ कर नहीं रख सकते, तुरंत उसे इंडस्ट्री में भेजना होता है। मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर उसे, 24 आवर्स के अंदर उसे तुरंत इंडस्ट्री में उसे सप्लाई कर देना पड़ता है फैक्ट्रीज में, ताकि उस पत्तियों से चाय, नहीं तो उसकी फ्लेवर जो है वो खराब हो जाएगी। इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, इच आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। अगर आपसे पूछे कि प्लांटेशन क्रॉप क्या क्या है इंडिया में, तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना है, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka, and some of the important plantation crop grown in these states, since the production is mainly for market. As a well-developed network of transport and communication connected the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, तो टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, देखिए असम और नॉर्थ बंगाल टी के लिए जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि टी का जो एरिया कौन सा है इंडिया में जहाँ टी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो असम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड दार्जिलिंग आप बोल सकते हैं, है ना। इन कर्नाटका और सम ऑफ दी, थोड़ा कर्नाटका, क्योंकि वहाँ भी हिली एरियाज है, जहाँ हिली एरियाज है, जहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर, और जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसी जगह में आप कह सकते हो कि वहाँ चाय की खेती हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट है हिली एरिया होना चाहिए, दूसरा पॉइंट सालों भर बारिश होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट माहौल में गर्मी भी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी होनी चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, तो ऐसी जगह में चाय की खेती अच्छे से हो सकती है। तो ऐसी जगह हमारे इंडिया में कहाँ पर है, असम में है, नॉर्थ बंगाल और कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, ज्यादातर असम और नॉर्थ बंगाल में होती है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ये प्रोडक्शन जो भी होता है वो अपने लिए नहीं होता है, प्रॉफिट के लिए, मार्केट के लिए होता है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क होने चाहिए, फटाफट पत्तियां तोड़े, उसे पत्तियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके तुरंत ट्रांसपोर्ट में उसे लोड करके फटाफट उसे इंडस्ट्री से भेजिए। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह से दूसरी जगह, एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, तो ये कम्युनिकेशन भी कनेक्टिव होना चाहिए, कि फटाफट ऑर्डर आए, फटाफट काम हो, फटाफट ट्रांसपोर्ट हो, तो ये सारे वेल कनेक्टेड होने चाहिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेन इंपॉर्टेंट हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन चाय के पत्ती से चाय बनाते हैं और फिर उसे मार्केट में तुरंत बेचना, है ना, तो ये सारी चीजें बहुत फास्ट होनी चाहिए, इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये सारी चीजें जो है वेल डेवलप्ड होनी चाहिए इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो चलिए, हमने प्लांटेशन देखा, ठीक है, चाय का हमने देखा। देखिए यहाँ बनाना प्लांटेशन भी है, जैसे तमिलनाडु ऐसे एरियाज में होते हैं बनाना, और कितने लार्ज एरिया में होते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, आपके हो गए कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ भी केला बनाना की फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन भी है, देखिए यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन, नॉर्थ ईस्ट एरियाज कौन हो गया हमारे, नॉर्थ ईस्ट हो गए हमारे, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, है ना, तो ये सब एरियाज में बैम्बू हो गए, असम हो गए, इनकी खेती अच्छे से होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न हमारा क्या है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न में हम यहाँ देखेंगे कि कितने तरह की खेती हमारे, पैटर्न क्या है, मतलब किस टाइप के फसलों की खेती होती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमने, आज हम देखेंगे जो है
वो है रबी, खरीफ और ज़ैद की फसल। ठीक है, रबी, खरीफ और ज़ैद की फसल, ये हमारी क्रॉपिंग पैटर्न। वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जो है यहीं क्लोज करूंगी, बंद करना चाहूंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय। बाकी की जो भी है टॉपिक हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी की जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टॉपिक है इसी चैप्टर के, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज का सेशन जो है वो भी करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।